देखिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1971 में क्या पढ़ने वाले हैं हम कि जनरल इलेक्शन जो हुए थे, अभी हमने कहा पढ़े थे पीछे 67 में जनरल इलेक्शंस हुए थे। अब हम बात करेंगे 71 इलेक्शंस की, और क्या हो रहा है यहाँ पर रिस्टोरेशन हो रहा है कांग्रेस का। क्या हो रहा है भाई? हाँ, कांग्रेस का हो रहा है रिस्टोरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं द स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब हमने पीछे पढ़ा था कि कांग्रेस के अंदर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, जिसमें वो कांग्रेस जो है वो बन गई थी क्या, एक थी कांग्रेस ओ और एक थी कांग्रेस आर। इसमें इंदिरा गांधी वाली कौन सी है? आर। वेरी गुड। तो इंदिरा गांधी जी वाली है आर। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी, तो यहाँ पर पर्टिकुलर वो थोड़ी माइनॉरिटी में थी, येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन ऑफिस विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ अ फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द डीएमके। तो हमने पीछे पढ़ा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके यहाँ पर जो है वो क्या थी, इनकी ओपोनेंट थी। और हमने पढ़ा था कि डीएमके ने एक जगह पे अपनी क्या बना ली थी, सरकार भी बनाई थी। 9 जगहों में से एक जगह डीएमके की सरकार थी मद्रास के अंदर, और बाकी 8 जगहों पर किसकी सरकार थी, कोलिजन गवर्नमेंट थी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं येट आर गवर्नमेंट कंटिन्यूड इन ऑफिस विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ अ फ्यू अदर पार्टीज। ठीक है, जो भी सिस्टम चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम थी उसके साथ में वो आगे बढ़ती रही। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड, अब यहां पर हम बात करें इस टाइम पर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट्स, गवर्नमेंट्स ने क्या लिए, कॉन्शियस अटेम्प्ट्स लिए टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट, अपनी सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स के लिए। सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स का मतलब है यहाँ पर जो इनकी एक सोच थी पर्टिकुलर, जो यहाँ पर सोशलिस्ट वे में जो काम कर रहे थे वो दिस वॉज ऑल्सो अ फेज व्हेन इंदिरा गांधी, और ये वही टाइम था जब इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, विगरसली, पूरी ताकत के साथ, फेज व्हेन इंदिरा गांधी विगरसली कैंपेन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म लॉज। किसके लिए काम कर रही थी, लैंड रिफॉर्म लॉज के लिए, एंड अंडरटूक फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, और इसी के साथ साथ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन के लिए भी काम कर रही थी। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम बात कर लें कि इस ऑर्डर में किस की एंड हर डिपेंडेंस, उन्होंने खत्म कर दिया था अपना डिपेंडेंस, किस पर, डिपेंडेंस खत्म कर दिया था कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर वो क्या हो, डिपेंडेंट हो। ये चीज़ पूरी तरीके से खत्म करके स्ट्रेंथन हर पार्टीज पोजीशन इन द पार्लियामेंट, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, अपनी पार्टी की जो पोजीशन है उसको क्या करेंगे, पार्लियामेंट में मजबूत करेंगे। कि हम किसी और को साथ में लें, किसी का साथ लें, उससे अच्छा है कि अपनी खुद की पार्टी को क्या करेंगे, हम मजबूत करेंगे। स्ट्रेंथन हर पार्टीज पोजीशन इन द पार्लियामेंट एंड सीक अ पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम्स, और यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर पॉपुलर मैंडेट किया, मतलब पूरा ध्यान दिया अपने प्रोग्राम्स पर, पूरा फोकस करके। इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है वो रिकमेंडेड कर रही है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन दिसंबर 1970, और उन्होंने क्या किया, लोकसभा को भंग कर दिया। ये कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया, डिसोल्यूशन कर दिया लोकसभा का। कब, दिसंबर 1970। दिस वॉज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव। ये क्या था, सरप्राइजिंग और बोल्ड मूव था कि इंदिरा गांधी जी अब अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस आर पर डिपेंड होकर के करेंगी जो करना है। अब उनका डिपेंडेंसी नहीं है कि पहले जो उनकी गवर्नमेंट होगी तो उसमें कौन लोग भी होंगे, कुछ कांग्रेस ओ के भी तो लोग होंगे ना। अब सबको डिसोल्यूशन कर दिया, अब सब कौन लोग आएंगे, सिर्फ कांग्रेस आर के लोग आएंगे पूरे। ठीक है, द 5th जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वर हेल्ड इन February 1971, और 5th जनरल जो इलेक्शन हुए तो वो कब हुए भाई, February 1971 में। देखो इंसान जब कुछ चाहता है ना तो तकदीर भी उसकी मदद करती है, समझ में आ रहा है। देखो ये वही 1971 है, बांग्लादेश वॉर हुआ, बांग्लादेश वॉर जीती भी, और यहाँ पर उनको इसका फ़ायदा भी मिला। इसके अलावा उन्होंने प्रीवी पर्स का एवोल्यूशन, चलो प्रीवी पर्स तो उनका खुद का सिस्टम था कि हमें हटाना है और नेशनलाइजेशन करना है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन 1971 का जो यहाँ पर वॉर था वो
किस्मत से मिला उनको और हम जीते भी, तो इंदिरा गांधी जी की चारों तरफ वाहवाही हो गई। तो अब क्या ही होना था, क्या ही होना था, अब रिस्टोरेशन होना था। किसका? कांग्रेस का। अब बात करेंगे किसकी? कॉन्टेस्ट की, द कॉन्टेस्ट। हाँ, अब हम बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। कॉन्टेस्ट में क्या है? देखिए, बात करेंगे कॉन्टेस्ट की। कॉन्टेस्ट में क्या है? द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। तो पूरा क्या लोड दिखाई दे रहा था किसकी तरफ? कांग्रेस आर की तरफ। आफ्टर ऑल, क्यों? क्योंकि एक तरीके से नई पार्टी है, एक तरीके से नई पार्टी कहलाएगी और इस पर पूरा लोड था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंदिरा गांधी जी एक तरीके से कहा जाए तो उतना उनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उतनी अच्छी उनकी नहीं थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट वन फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी। तो जो फैक्शन हुआ था कांग्रेस आर का कांग्रेस ओ से, एक तरीके से जो कांग्रेस आर थी वो क्या थी? वीक पार्टी थी। सो everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O। तो लोगों को लगता था कि जो रियल कमांड है वो किसके पास है? कांग्रेस ओ के पास है, क्योंकि उसमें सिंडिकेट के मेन लीडर, उसमें मेन सारे जो दिग्गज नेता थे, सीनियर्स थे, वो सब कुछ सब किसके अंदर थे? कांग्रेस ओ के अंदर थे। टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, और इस चीज़ ने इंदिरा गांधी के इस मैटर को और भी ज़्यादा खराब बना दिया। ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट, अब हम बात करेंगे सभी बड़ी नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस ओपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस। उन्होंने क्या बना लिया? अपना एक इलेक्टोरल अलायंस बना लिया, गठबंधन बना लिया कि हम मिल करके क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। कैसे? मिल करके। सो पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन, किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, हाँ, इस ग्रैंड अलायंस के अंदर कौन कौन आ गई? एसएसपी आ गई। क्या आ गई? हाँ, एसएसपी आ गई। फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी आ गई। फिर उसके बाद कौन आ गया? भारतीय जनसंघ बीजेएस। और उसके बाद स्वतंत्र पार्टी जो है वो आ गई। और इसके बाद भारतीय क्रांति दल आ गया। केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला, वो सब एक छाते के नीचे आ चुके थे। वो सारे के सारे कहाँ आ चुके थे? एक ही छाते के नीचे आ चुके थे। और इसी के साथ साथ रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस with the Communist Party of India CPI। रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस, रूलिंग पार्टी का अलायंस हो चुका था विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। किसके साथ? सीपीआई के साथ। ये सब जो अम्ब्रेला में उसमें सीपीआई हैगा क्या? जो मैंने लिखा अभी यहाँ पर, इसमें सीपीआई है क्या? तो सीपीआई किसके साथ है? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन सी है? कांग्रेस आर। रूलिंग पार्टी कौन सी है? कांग्रेस आर। आगे देखें, येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग ओपोनेंट्स लैक्ड। सो येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट, तो न्यू कांग्रेस के पास क्या था? अगर हम बात करें समथिंग दैट इट्स बिग ओपोनेंट्स लैक्ड, तो कहीं ना कहीं जो वो क्या करना चाह रहे थे, वो जो कांग्रेस आर है उसको कैसे न कैसे करके पीछे छोड़ना चाहते थे। लैग्ड बिहाइंड, पीछे छोड़ना चाहते थे। कैसे? वो क्या कर रहे थे? वो इशू लेकर के आ रहे थे कोई ना कोई, वो एक एजेंडा बना रहे थे, वो पॉजिटिव स्लोगन लेकर के आ रहे थे। क्या करने के लिए? पीछे छोड़ने के लिए। किसको? न्यू कांग्रेस को। ठीक है। ग्रैंड अलायंस जो है डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम,
ग्रैंड अलायंस के पास कोई ढंग का कोहेरेंट, कोई अच्छा ढंग का क्या नहीं था, कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं उनके पास जिससे वो कांग्रेस आर को पीछे छोड़ सकें। सबके पास एक मुद्दा होना चाहिए ना, एक तगड़ा मुद्दा हो जिससे जनता को लगे कि हाँ इनके पास मुद्दा अच्छा है इनसे। तो इनके पास क्या मुद्दा था? ऐसा कोई ढंग का मुद्दा था नहीं, पॉलिटिकल प्रोग्राम। इंदिरा गांधी सेड दैट द ऑपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम। और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर ऑपोजिशन अलायंस के पास कोई ढंग का स्लोगन नहीं है, कोई ढंग की चीज नहीं है। अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, उनके पास सिर्फ एक कॉमन प्रोग्राम है, वो क्या है? इंदिरा हटाओ। सिर्फ एक प्रोग्राम था उनके पास, इंदिरा हटाओ। In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ। उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ, उन्होंने क्या कह दिया? गरीबी हटाओ। उन्होंने कहा यार अच्छा ये सही, जनता के देख रही है। उन्होंने कहा ये जनता का भला सोच रही है, और जो ये पार्टी है जो है वो किसको हटाना चाह रही है? इंदिरा गांधी। जबकि इंदिरा गांधी तो हमारे बारे में सोच रही है। तो शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर। उन्होंने किस पे फोकस किया? पब्लिक सेक्टर पर। अब आपको यहां पर इससे पता है कितनी बड़ी सीख मिलती है, यहां पर आप समझ सकते हैं इस चीज को कि कोई आपको कितना भी क्रिटिसाइज करे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपने कामों से उसको जवाब देना है। उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ। जनता के सामने प्रॉब्लम थी ना अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या आता है? गरीबी तो आती है। और गरीबी हटाने से क्या होगा? जब गरीबी हटाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट लाएंगे हम। और वो कुछ काम उन्होंने करे ही थे। प्रीवी पर्स तो जनता के सामने था कि कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, सब बराबर है। अरे जब सब बराबर है तो फिर इनको प्रिविलेजेस क्यों? तो इंदिरा गांधी जी की ये वाली बात लोगों के समझ में आई कि हाँ ये बात सही है। तो ये चीज़ें उनके लिए पॉजिटिविटी का काम कर रही थी। उनकी पार्टी में ऐसी कोई खास दम थी नहीं, लेकिन उनके कामों ने दम डाल दी। आगे देखें। शी फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स, सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स। अब वो देख रही हैं कि यहाँ पर लोगों के हाथ में प्रीवी पर्स के अकॉर्डिंग क्या था? उनके हाथ में बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, रियासतें थी। अब वो किसके हाथ में आएंगी? गवर्नमेंट के हाथ में, है ना। एंड अर्बन प्रॉपर्टी भी बहुत सारी ऐसी थी जो पता ही नहीं था कौन का क्या है, तो अब वो क्या कर रहे हैं? उसको सील करते चल रहे हैं। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। जो भी डिस्पैरिटीज थी, जो भी कमियां थी, जो भी कमियां थी, उन सबको क्या करना? जो किसके साथ थी? इनकम और अपॉर्चुनिटी के साथ जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करना। एंड एबोलिशन ऑफ प्रिंसिली प्रिविलेजेस। और किसको हटाया गया? प्रिंसिली प्रिविलेजेस का मतलब कि यहां पर जो प्रिंसिली स्टेट्स को जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे उसको क्या किया जाएगा? हम हटाया जाएगा वो सारी चीजें। थ्रू गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज्ड। सो यहां पर गरीबी हटाओ जो था उसमें इंदिरा गांधी जो है वो क्या कर रही हैं? इंदिरा गांधी यहां पर ट्राई कर रही हैं टू जनरेट अ सपोर्ट base among the disadvantaged, especially among the landless laborers, Dalits and Adivasis, minorities, women and the unemployment youth. So यहाँ पर वो क्या करना चाहती थी? हाँ वो यहाँ पर जनरेट करना चाहती थी किसको? सपोर्ट को। हाँ वो पूरे तरीके से सपोर्ट उनको मिलने वाला था। किस किस का? उन्हीं सब लोगों का जो यहाँ पर क्या थे? डिसएडवांस्ड थे। हाँ तो जो भी ग्रुप थे उन सबको फायदा पहुंचाकर इंदिरा गांधी जी इलेक्शन में क्या लेना चाहती थी? इन सबका सपोर्ट। और ये जनता भी ज़्यादा थी। क्या थी? ये जनता ज़्यादा थी, इनका सपोर्ट मिलना था। सपोर्ट लेना है तो उनके लिए काम करना पड़ेगा। सो उन्होंने उन चीज़ों पर फोकस किया। उनने ये सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कौन हमको क्रिटिसाइज कर रहा है,
कौन हमारे लिए क्या बोल रहा है गलत, बोलने दो, अपने कामों पर फोकस करो। हम चिढ़ के बैठ जाते हैं, अरे यार हमसे कैसे बोल दिया उसने, अरे ऐसे कैसे बोल दिया उसने, उसको बोलना नहीं चाहिए था, उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमें करना है उस पर से हमारा फोकस ही हट जाता है, या हम फोकस उस पर से हटा देते हैं। 3-4 दिन तो हमारा इसी स्ट्रेस में, पूरा टेंशन में दिमाग चला जाता है। उसने यार कह तो कह कैसे दिया, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, किसी ने तो उसको भड़काया होगा तभी उसने बोला होगा, है ना। इंदिरा गांधी जी सोच रही हैं ये सब, लिखा है यहाँ पे ऐसा कुछ कि वो पता कर रही हो, बताओ किसने बोला था, किसके दिमाग की उपज थी ये, लाओ उसको, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे बारे में बोल कैसा दिया उनने, गरीब इंदिरा हटाओ, ऐसे कैसे हटाओ, ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, है ना। तो इस चीज़ पे फोकस करना है हमको। आगे देखें, द स्लोगन of गरीबी हटाओ and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base. स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड द प्रोग्राम्स, जो स्लोगन है गरीबी हटाओ के और जो प्रोग्राम्स हैं दैट फॉलोड इट वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। ये सब किसके पार्ट थे, इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के क्या थे ये, ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड, जिसको वो क्या कर रही थी, वो बनाना चाहती थी, बिल्डिंग करना चाहती थी, और यहां पर बिल्ड कर रही हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस। पूरा नेशन वाइड, पूरे नेशनल बेस पर उनको क्या मिलेगा, सपोर्ट लोगों का। द आउटकम एंड आफ्टर, यही है ना, ठीक है। तो आउटकम क्या हुआ उसका और बाद में क्या हुआ। द रिजल्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वाज अ ड्रामेटिक। तो क्या रहा भाई, रिजल्ट जो थे वो कैसे थे, ड्रामेटिक थे। वर एज ड्रामेटिक एज वाज द डिसीजन टू होल्ड दीज इलेक्शंस, वर एज ड्रामेटिक एज वाज द डिसीजन टू होल्ड दीज इलेक्शंस। वो डिसीजन जो होल्ड हुआ इलेक्शंस में वो बहुत ही ड्रामेटिक था। कांग्रेस की आर जो थी, सीपीआई का जो अलायंस, कांग्रेस आर और सीपीआई का अलायंस जो है जीता, वन मोर सीट्स एंड मोर वोट्स देन द कांग्रेस। यहां पर एक चीज याद रखना, आर प्लस सीपीआई, जब कोई देखता है ना कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हो तो आपके आलोचक भी जो होते हैं ना वो भी आपके साथ आ जाते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। कोई आपको कितना भी गलत कह रहा हो लेकिन आप जब देखते हो ना लोगों को ऊंचाइयों पर जाते हुए, हाल आपके साथ आ जाते हैं वो, अरे किसने बोला कि हम तुम्हारी बुराई करते थे, किसने बोल दिया, हम तो तुम्हारे साथ थे हमेशा से। हाँ और क्या, वही तो हो रहा है यहाँ पे। कांग्रेस की आर और सीपीआई का जो अलायंस था उसने ज्यादा सीट जीती और वोट्स गेन किए देन द कांग्रेस हैड एवर वॉन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। अभी तक जितने जनरल इलेक्शंस में जितनी सीटें जीती थी या जितने वोट जीते थे उससे ज्यादा कब जीते भाई, 71 में। द कंबाइंड वोन 375 सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को ने जीती 352 सीट्स विद अबाउट 44% ऑफ पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन। मतलब अकेली कांग्रेस आर को यहां पर देखो, इन दोनों का टोटल जो है वो कितना है, 48.4% वोट्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। और सीट कितनी है, 352। यहां पर देखो 375 टोटल यहां पर, और यहां पर 44 पॉइंट, और टोटल सीटें कितनी है 342। यहां पर 44% है, मैंने 0.5 लिख दिया,
तो 44% यहाँ पर वोट है और सीटें कितनी है अकेली, समझ में आ रही है बात। ये इन दोनों का क्या है, अलायंस, उसका ये रिजल्ट है 48.4% वोट्स और कितनी है यहाँ पे सीटें, 375 सीट्स हैं। और इसी के साथ साथ कांग्रेस आर को अकेले को 45% वोट मिले हैं और कितनी सीटें उसकी अकेले की, 342। कहाँ पे, अच्छा वो, हाँ ये तो 352, ठीक है 352, ठीक है। सो हम बात करें उसको क्या मिले, अकेले वोट मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस ओ, ठीक है। इसी के साथ अब हम देखें किसका, कांग्रेस ओ का, जो बड़े छोड़ रहे थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को क्या करा, बाहर निकाल दिया पार्टी से। अब उनकी हालत देख लेते हैं क्या है। द पार्टी विद सो मेनी स्टॉलवर्ट्स, स्टॉलवर्ट्स का मतलब दिग्गज लोग थे, स्टॉलवर्ट्स क्या होता है, दिग्गज लोग थे, उनके साथ could get less than 1/4 of the votes secured by इंदिरा गांधी पार्टी। कांग्रेस आर से कितना, कांग्रेस आर से 1/4 वोट भी नहीं ला पाए। कितना वोट भी नहीं ला पाए, 1/4 वोट भी नहीं ला पाए, secured by इंदिरा गांधी पार्टी एंड win merely 16 सीट्स ओनली। कितनी सीट है यहाँ पर, 352, और ये कितनी सीट ला रहे हैं, सिर्फ 16 सीट ही ला पाए। With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress। और वाकई में जो उन्होंने कहा था, जब वो निकल रही थी ना, उन्होंने कहा था हमारी कांग्रेस आ रही क्या है, रियल कांग्रेस। तो वाकई में जो कहा था वो करके भी दिखा दिया, है ना, रियल कांग्रेस एंड रिस्टोरेड टू इट द डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। वही वाली बात हुई, एक किसी ने आपसे कह दिया कि आप कितनी परसेंट लाओगे, आप कहोगे नहीं 95 कर, रहने दो तुम्हारी तो 80 भी नहीं आएगी, और तुम गुस्सा हुए घर पे आके सो गए, जबकि तुम्हें क्या करना था, पढ़ाई में लग जाना था, जितनी तुम कर रहे थे उससे डबल आ जाएगी। ऐसे 95% नहीं आने वाली। तो उन्होंने जो कहा था सो मेहनत भी करी थी, उसके साथ उन्होंने वाकई में जो कहा था वो करके दिखा दिया कि उनकी कांग्रेस ही क्या है, रियल कांग्रेस है। एंड रिस्टोर्ड टू इट द डोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, और रिस्टोर किया डोमिनेंट पोजीशन किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो कभी खो गई थी। ग्रैंड अलायंस, अब ग्रैंड अलायंस में भी आ जाओ, एसएसपी, पीएसपी और भारतीय जनसंघ, सब जो एक छाते वाले थे, उन सबका क्या हुआ, ग्रैंड अलायंस ऑफ द ओपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेल्यूर। ग्रैंड अलायंस ने क्या प्रूव कर दिया, ग्रैंड फेल्यूर भी साबित कर दिया। देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 60। इनकी जो इन सबको मिलाकर के इनकी 60 से भी कम क्या थी, सीट्स थी। जैसे कि आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, समझ में भी आ रहा होगा, फर्स्ट भी कौन, सेकंड भी कौन और थर्ड भी कौन। क्या क्या लिखा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग है, सीटों में डिफरेंस हुआ ना लोकसभा की सीटों में, उसके बेसिस पर लिखा होगा। तो किसी में 60 लिखा होगा, किसी में 40 लिखा होगा, है ना, ठीक है। आपके में 40 लिखा है तो आप 40 ही पढ़ो, ठीक है। बाकी ये सब तो सेम ही है ना, हाँ वो तो सब सेम ही होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे, ये सब क्या कह रहे हैं, आई कांट बिलीव इट, आई थॉट आई वॉज कमिंग फर्स्ट, यू सेकेंड एंड ही थर्ड। लेकिन क्या हो गया, सब ना तो फर्स्ट आए, ना सेकेंड आया, ना ही थर्ड आए। फर्स्ट भी कौन, सेकेंड भी कौन और थर्ड भी कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, और इसको यहाँ पे कहा गया क्या, द ग्रैंड फिनिश इज हाउ अ कार्टूनिस्ट इंटरप्रेटेड द आउटकम ऑफ द 1971 इलेक्शंस। प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड आर द देन लीडिंग अपोजिशन फिगर्स। तो यहाँ पर आपको वहाँ दिख रहे हैं प्लेइंग ग्राउंड में कि जो अपोजिशन है उसको दिखाया गया है। ठीक है, और हम बात करें आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शन की, तो 71 के बाद जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए, मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान।
नाउ बांग्लादेश। सो सून आफ्टर द 1971 लोकसभा इलेक्शन, तो यहाँ पर हम बात करें एक मेजर पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट हो गया इन ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। एज यू हैव रीड इन चैप्टर नंबर 4, पीछे हम पढ़ चुके हैं, 71 इलेक्शंस वर फॉलोड बाय द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड द इंडो पाक वॉर लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। इन सब की वजह से क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ किसका, बांग्लादेश का। दीज इवेंट्स एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी, ये सभी इवेंट्स ने चार चांद लगा दिए इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी में। इवन द ऑपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर स्टेटमैनशिप, ऑपोजिशन लीडर्स ने भी क्या किया, तारीफ की उनकी स्टेटमैनशिप की कि उन्होंने किस तरीके से पूरे ब्रेवरी के साथ काम किया। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972, और उनकी पार्टी ने क्या किया, स्वेप्ट कर दिया थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। शी वॉज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड, तो वाकई में शी वॉज सीन, तो उनको यहाँ पर ना ही यहाँ पर से देखा जाता है, किसके बेसिस पर देखा जाता है कि उनको देखा जाता है शी वॉज नॉट सीन, सिर्फ किस लिए नहीं देखा जाता था, प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, कि वो क्या सिर्फ क्या नहीं थी, प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज, और जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन सब के लिए, बट ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर, लेकिन उनको कैसे भी देखा जाता है, हाँ नेशनलिस्ट लीडर के बेसिस पर देखा जाता था। द अपोजिशन टू हर, अगर हम अपोजिशन की बात करें इधर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट, और जो अपोजिशन चाहे उनकी पार्टी में हो मतलब कांग्रेस हो और चाहे बाहर के लोग हों, सिंपली डिड नॉट मैटर, वो सब कुछ मैटर नहीं करता था कि अपोजिशन कौन है, उनकी पार्टी के लोग थे। हमने शुरुआत में पढ़ा था इंदिरा गांधी को, अपोजिशन का सामना इंदिरा गांधी को पार्टी के बाहर से नहीं करना पड़ा, कहाँ करना पड़ा था, पार्टी के अंदर ही करना पड़ा था। विद 2 सक्सेसिव इलेक्शंस विक्ट्रीज, और 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पर उसको करने के बाद स्टेट असेंबलीज में जो चुनाव हुए वो, और यहाँ पर जो लोकसभा के हुए थे दोनों, विद 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज, वन एट द सेंटर एंड अदर एट द स्टेट लेवल, एक कहाँ पर था जो सेंटर में और दूसरा कहाँ था जो स्टेट लेवल में। द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वॉज रिस्टोर्ड, और यहाँ पर जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो क्या हो चुका था, रिस्टोर हो चुका था। द कांग्रेस वॉज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स, अब कांग्रेस क्या हो चुकी थी, पावर में आ चुकी थी सभी स्टेट्स के अंदर। इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस, और ये चीज़ पॉपुलर थी क्या, डिफरेंट सोशल सेक्शंस में ये सब चीज़ें फेमस थी। विद इन अ स्पान ऑफ 4 years, 4 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी हैड वार्डेड ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। सो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने 4 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी हैड वार्डेड ऑफ, क्या हो चुका था, वार्डेड ऑफ कर चुकी थी चैलेंज को उनकी लीडरशिप के साथ एंड टू द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उनकी क्या थी, डोमिनेंट पोजीशन थी, उसको क्या कर चुकी थी, वार्डेड ऑफ कर चुकी थी। इंदिरा गांधी जी को जिस तरीके से भी जो भी चैलेंज थे, जो भी परेशानियां थी, वो सब कुछ को से निकलते हुए उन्होंने 4 साल की जो लीडरशिप थी उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर निभाया। मतलब 4 साल का जो लाइफ स्पान था 4 years, वो बताया जा रहा है। वो कैसे चुन रही हैं अपने मिनिस्टर्स को, वो बताया जा रहा है यहाँ पे आपको। रिस्टोरेशन, बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड, क्या वाकई में इसका मतलब यही था कि कांग्रेस का जो सिस्टम था वो क्या हो चुका है, रिस्टोर हो चुका है। What Indira Gandhi had done was not a revival of the old Congress party. What Indira Gandhi had done, इंदिरा गांधी जी क्या कर चुकी थी यहाँ पर, was not a revival of the old Congress party, जो किसके लिए नहीं था, ओल्ड कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए नहीं था, या वो नहीं कर पाई थी। In many ways she had reinvented the party, और उन्होंने सीधा सीधा क्या ही करा था, रीइन्वेंट करा था अपनी पार्टी को। अपनी जो आर थी उन्होंने क्या करी है, पार्टी दोबारा से तो बनाई है। ऐसा तो नहीं है कोई पार्टी को उन्होंने जो गड़बड़ हो गई थी उसको रिवाइव किया, नहीं। कांग्रेस आर एक नई पार्टी थी, वैसे तो नई थी, लेकिन कांग्रेस ओ ने जब उसको निकाला, अलग अलग हुई दोनों, मेन कांग्रेस उसको निकाला गया, फिर तो वो एक नई ही पार्टी थी। उन्होंने वहाँ से निकलते हुए कहा कि हमारी पार्टी ही असली कांग्रेस है। सो उन्होंने करके भी दिखाया। द पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट, और
पार्टी ने ऑक्यूपाइड किया एक सिमिलर पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। जैसे कि पहले कभी उसकी पॉपुलैरिटी हुआ करती थी, वैसे ही दोबारा से उसने अपने आप को पॉपुलर बनाया। बट इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखें एक तरीके से यहाँ पर कुछ अलग तरीके की पार्टी थी। लेकिन अब ये कैसी पार्टी थी? ये कुछ अलग तरीके की पार्टी थी। ये वो कांग्रेस नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। हम उस कांग्रेस की भी बात कर लें जो कभी कहाँ थी? डोमिनेंस में थी। ये उससे कुछ अलग थी। इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। और ये सब कुछ डिपेंड करता था किसके बेसिस पर? इसके सुप्रीम लीडर पर। इट हैड अ समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट हैड, कहीं ना कहीं क्या हो चुका था? एक वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस। इसके अंदर ना ही किसी तरीके का कोई वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। इट हैड अ समवॉट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस, thus it could not accommodate all kinds of opinions and interest. So यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई यहाँ पर इसमें फैक्शन नहीं था और ये could not accommodate all kinds of opinions। हाँ, और ये क्या नहीं कर रही थी? यहाँ पर accommodate नहीं कर रही थी हर तरीके के opinions को और हर तरीके के interest को। While it won elections, जबकि इसने क्या करा? ठीक है, opinions थे, interest थे। It depend more on some social groups। ये डिपेंडेड थी मोर ऑन। इसने अपने आप को डिपेंड रखा किसके बेसिस पर? सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर, जिसमें से पहला कौन है? द पुअर, द विमेन, द दलित्स, आदिवासीज, द माइनॉरिटीज। इन सब के ऊपर सोशल बेसिस पर, सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर इसने अपने आप को डिपेंड रखा कि अगर हमने इन सब का भला कर लिया, इन सब के बेस पर चल गए तो हमारी पार्टी को जीतने से कोई नहीं बचा सकता। दिस वॉज अ न्यू कांग्रेस। और यही न्यू कांग्रेस थी जो क्या हो चुकी थी अब? हाँ, इमर्ज हो चुकी थी। दस इंदिरा गांधी रिस्टोर्स द कांग्रेस सिस्टम। और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर रिस्टोर कर दिया था कांग्रेस सिस्टम को बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। और क्या चेंज करके? कांग्रेस का हाँ जो नेचर था, चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। कांग्रेस सिस्टम को भी चेंज करके एक नई पार्टी को यहाँ पर मतलब कांग्रेस को रिस्टोर कर दिया था। डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई, जो न्यू कांग्रेस है डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर। ठीक है, जैसा कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, जो न्यू कांग्रेस है डिड नॉट हैव, न्यू कांग्रेस के पास क्या नहीं था? डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो एब्जॉर्ब कर सके हर टेंशन्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर। जिसके लिए क्या जाना जाता था? कांग्रेस सिस्टम जिसके लिए जानी जाती थी वो सब नहीं था। वाइल द कांग्रेस कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन, हम बात करें जो कांग्रेस है उसने कंसोलिडेट किया था अपनी पोजीशन को, एंड इंदिरा गांधी ने अज्यूम किया था एक पोजीशन को ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी के बेसिस पर। मतलब यहाँ पर जबकि कांग्रेस यहाँ पर क्या कर चुकी थी? कंसोलिडेट हो चुकी थी, हाँ आगे बढ़ चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी। इट्स पोजीशन एंड इंदिरा गांधी अज्यूम दी पोजीशन के बेसिस पर, और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अज्यूम किया था एक पोजीशन को जो अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी के बेसिस पर था। अनप्रेसिडेंटेड, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनचाहे, यहाँ पर ये कह सकते हैं हम बिना काउंटिंग के पॉलिटिकल अथॉरिटी के बेसिस पर। द स्पेसेस फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल्स एस्पिरेशंस एक्चुअली श्रैंक, और यहाँ पर जो जगह थी अभी तक किसके लिए? फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए ऑफ पीपल्स, ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस जो थे लोगों के, वो उसके लिए अब कहीं ना कहीं ये सारी एस्पिरेशंस अब धीरे धीरे श्रैंक हो गई थी। कैसे? द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट and economic deprivation continued to grow. The popular unrest, popular unrest लोगों के बीच में अब कमी जो है वो, और जो मोबिलाइजेशन है, और एक जो क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, इश्यूज जो है डेवलपमेंट और
इकोनॉमिक डेप्रिविएशन के वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे, बढ़ने लगे थे। एक जो यहाँ पर पॉपुलर अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में आपकी छवि खराब होना, गुडविल कम होना। दूसरा, मोबिलाइजेशन बढ़ रहा था, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेप्रिविएशन दिन पे दिन कमी होती जा रही थी। उसमें किसमें कमी हो रही थी, डेवलपमेंट में, और इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेप्रिविएशन कंटिन्यू टू ग्रो। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल रीड अबाउट हाउ दिस लेड टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस जो है दैट थ्रेटेंड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, जो खतरा डाल रही थी किस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पर कंट्री के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कह रहा है दैट इज लाइक चेंजिंग द टॉप एंड लेग्स ऑफ अ टेबल, जैसे कि ऐसा पता चलता है जैसे कि टॉप और लेग जो है वो चेंज कर दें, स्टिल कॉलिंग इट द ओल्ड टेबल, उसको क्या कहा जाए, ओल्ड टेबल कहा जाए। मतलब ये टॉप चेंज कर दिया जाए और इसके पैर नीचे की चेंज कर दिया जाए और वो क्या ही कहलाए, ओल्ड टेबल। व्हाट वाज कॉमन बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू कांग्रेस, क्या कॉमन था ओल्ड और न्यू कांग्रेस में। लास्ट पेज, ठीक है। फिल्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रही है फिल्म का क्या है, जंजीर मूवी का नाम है। देखिए किसी ने, मैंने भी नहीं देखी, ठीक है, लेकिन कोई गाना वाना सुना है मैंने शायद इसका। ऑफिसर ना है, यंग पुलिस ऑफिसर है विजय, इज फ्रेम्ड इन फॉल्स चार्जेस एंड सेंट टू जेल वाइल फाइटिंग गैंगस्टर्स। गैंगस्टर से लड़ते में वो कहाँ पहुँच जाता है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, उसको जेल पहुँचा दिया जाता है। जब वो रिलीज़ होता है जेल से, विजय इज डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज, जैसा कि हर फिल्म में होता है, तो वो सोचता है कि मुझे बदला लेना है ना। ही फाइट्स ऑल ऑड्स एंड वैंक्विशेस द विलन्स, सबसे लड़ता है, सारे खराब शराब सब विलन से लड़ता है। शायद अमरीश पुरी है ये। इवन वाइल ही इज एंगेज इन टेकिंग रिवेंज, अमरीश पुरी तो है, अबे बेवकूफ़ ये है। हाँ नाम सुना है मैंने, वो विलन था पुराना। इवन while he is engaged in taking revenge, Vijay is fighting the anti-social element and gets the tacit support of many others from within the system। ठीक है, तो एंटी सोशल एलिमेंट से दिखाई देते हैं उसको, और उसको सपोर्ट भी मिल जाता है। किसका सपोर्ट, सिस्टम के अंदर के लोगों का सपोर्ट मिल जाता है कि आप काम करो, जो आप चाह रहे हो वही हम चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम आपका साथ देंगे और निपटा दो इनको, है ना। दिस फिल्म पोर्ट्रेट द इरोजन ऑफ मोरल वैल्यूज़, किस चीज़ का एक पोर्ट्रे है, इरोजन, किस तरीके से मॉरल वैल्यू जो है ख़त्म होती दिखाई देती हैं, एंड द डीप फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखाई देता है हमको अराइजिंग फ्रॉम दैट क्वाइट फोर्सफुली। इट रिप्रेजेंट द इंडिफरेंस ऑफ द सिस्टम एंड द हार्श, और यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस ऑफ द सिस्टम को एंड द हार्श एंड वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ प्रोटेस्ट थ्रू द एंगर ऑफ विजय। और यहाँ पर हमको दिखाई देता है किस तरह उसकी गुस्से की जो ज्वाला है वो कैसे बढ़ा कर रही थी, वो सब हम देखते हुए इसमें देखते हैं। The film set the trend of what was later to be known as the angry young men of the 70s। तो उसको कैसा समझाया बताया जा रहा है, एंग्री यंग मैन के बेसिस पर वो दिखाया गया है इसमें।